जिस काम को माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने करने की जो ठान ली है वो जरूर करेंगे। अगर उनके दिमाग में इस तरह का चल रहा होगा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारियों की, अधिकारियों की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट एज है इसको 59 या 60 वर्ष करे। गठन में जो कुछ एक लोग कर्मचारी अपने आप को कर्मचारियों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि मेन जो ये संगठन हमारे इसके साथ जुड़े, ताकि जो कर्मचारियों के मुद्दे जो जिस तरह लंबित है, जिस तरह दोनों सरकारों ने इसको इस ओर कोई ध्यान नहीं, जो पूर्व सरकार आज कह रही है कि हमने कर्मचारियों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो कर्मचारियों के जो वित्तीय लाभ थे वो पूर्व सरकार के समय से ही लंबित है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं और पहले भी मैंने कहा है, भाई अगर लगता है कि कर्मचारी किस संगठन के साथ है, कौन हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सही दिशा में नेतृत्व कर सकता है, मैं प्रदेश के कर्मचारी से निवेदन करना चाहता हूं। अगर सरकार को लगता है मित्र लोक ठाकुर के साथ कर्मचारी नहीं है, इनके संगठन के साथ बहुत कम लोग हैं, प्रदीप ठाकुर के साथ बहुत सारे लोग हैं, वो प्रदेश के कर्मचारियों का नेतृत्व कर सकता है। मैं तो कहना चाहूंगा जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, जिस संगठन को भी देनी है। बार निवेदन किया, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था जब उनके साथ हमने मिनी जो जेसीसी की बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ बैठक कर दी जाएगी, लेकिन बहुत समय कुछ 6 महीने उसके बाद भी निकल गए हैं। एक प्लेटफॉर्म बने, कर्मचारी के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वित्तीय इम्प्लीकेशन है नहीं, कर्मचारियों के ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसमें खुद हस्तक्षेप करके हमारे साथ वार्ता की जाए, ताकि हम भी सरकार के साथ पूरा सहयोग देने को तैयार है। अगर राशनलाइज भी करना है, संस्थानों को चलाना है, स्टाफ की जहां कमी है, हम भी सरकार को सहयोग करने को हम तैयार है। लोगों के पास क्या ऐसे तथ्य हैं कि अफसरशाही ही ये ऐसा कर रही है? जब कोई टेबल टॉक हो नहीं रही है, कर्मचारियों को जो जो संगठन उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा। भाई जिस तरह आपने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया था, व्यवस्था परिवर्तन में गाड़ियों के काफिले चलते थे, उसको कम कर, लेकिन कुछ एक अधिकारी आज भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, टीन्ज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश असिंगटा। प्रदेश सरकार को सत्ता में आए, कांग्रेस को सत्ता में आए 2 वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो गया है। कर्मचारियों के मुद्दे कितने सुलझे, कितने अनसुलझे रहे, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक ठाकुर और उनकी पूरी टीम है, उनके पदाधिकारी है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक मान्यता क्यों नहीं मिल पाई। हालांकि महासंघ भी 2 अलग-अलग धड़ों में बटा हुआ है और तीसरा एक और महासंघ है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, वो अलग से दावे करते हैं। ये दावे प्रतिदावे, इन सब तमाम मुद्दों पर सबसे बड़े जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, डीए का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हैं, अब तो केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है 8वें वेतन आयोग के गठन को। लेकिन हमारा तो यहाँ 6ठे वेतन आयोग के भी अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, वेतन विसंगतियां हैं, वो सुलझी नहीं है। क्यों सरकार के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, मान्यता क्यों नहीं मिल पा रही है? ठाकुर साहब, मान्यता अभी तक नहीं मिल पा रही है, कोशिशें हो रही है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, दूसरा पैरेलल समानांतर संगठन भी है, वो भी कर रहा है, तीसरा धड़ा भी है, वो भी एक तरह से वो भी मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दे सुलझते कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है, इसका जो जाते तो उससे निष्कर्ष निकलता और कर्मचारियों के मुद्दे हल किए जाते थे, लेकिन 2 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है। हमने जो राज्य कर्मचारी महासंघ का गठन किया, माननीय मुख्यमंत्री को मैंने अपना डिमांड चार्टर सौंपा, माननीय मुख्य सचिव महोदय को डिमांड चार्टर सौंपा और निवेदन कर रहे हैं बार बार कि जल्द से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाए, ताकि जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों में जो एक निराशा पनप रही है, इन मुद्दों का निराकरण किया जा सके। निराशा छा रही है, ये भी क्योंकि अंदर खाते कर्मचारी भी नाखुश है सरकार से। ये भी बात सही है, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग विभागों से, कि विभागीय कर्मचारियों से हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों? आपको क्या लगता है, आपका क्या तजुर्बा, क्योंकि आप पुराने कर्मचारी नेता है, आपका क्या तजुर्बा है? क्यों सरकार किसी को भी मान्यता दे देना, सरकार मुद्दे, एक उचित मंच होता है जेसीसी, जिसकी आप हवाला दे रहे हैं, जेसीसी नहीं हो पा रही है। अब तो 3 साल ही रही है सरकार के, तो क्या संभावना क्या लगती है, अड़चन कहाँ आ रही है? डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश में जिस कांग्रेस सरकार ने जब शपथ ग्रहण माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने लिया, पहली कैबिनेट में जिस तरह के उन्होंने कर्मचारियों के ओपीएस बहाली की, कर्मचारियों में एक खुशी की लहर दौड़ी और लगा कि एक कर्मचारी का बेटा एक गरीब घर से जो इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, कर्मचारियों के जो गौण जो मुद्दे हैं उन पे उनका निराकरण जल्द से जल्द होगा।
मुझे लगता है कि जो अफसरशाही है, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सही तथ्य नहीं रख रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रदेश में अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से जानकारी जुटाई जाए। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी के संगठन के साथ खड़े हैं, और जो दूसरे संगठन की बात करते हैं, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी का संगठन है, वो उसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, कर्मचारी आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। जल्द से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाए, और जो भी अधिकारी इस बैठक को ना करने के लिए कुछ गलतफहमी कर्मचारी और सरकार के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बचा जाए और जल्द से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को बुलाई जाए। जल्द से बैठक बुलाई जाए, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि पिछले दिनों सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने एक आंदोलन किया, लेकिन अब वो भी आंदोलन कहीं ना कहीं हाशिए पे चला गया। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे। तब तो आलम ये था कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर नहीं आ पा रही थी। और मुद्दा जरूर सॉल्व हुआ, लेकिन उनको तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। और उन्होंने तब भी कहा कि ये काम किसका था, ये काम तो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का था, उनको कर्मचारियों को एकजुट करना चाहिए था। उस वक्त आपकी भी बातचीत हुई थी, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, दोनों धड़ों की बातचीत हुई थी। बावजूद इसके कोई मुद्दा सुलझता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह प्रदेश की वित्तीय स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जिसका जिक्र बार बार करते हैं, हम भी इस प्रदेश के निवासी है। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने, लेकिन साथ ही साथ जो कर्मचारी की देनदारियां बढ़ती जा रही है, ये प्रदेश सरकार के लिए घातक साबित हो सकती है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, आपके चैनल के, मैं बार बार निवेदन किया, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था। जब उनके साथ हमने एक मिनी जो जेसीसी की बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ बैठक कर दी जाएगी, लेकिन बहुत समय, कुछ 6 महीने उसके बाद भी निकल गए हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी उस सरकार का हमेशा समर्थन करते हैं जो कर्मचारियों की बातों को सुनते हैं और कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। हम भी सरकार को सहयोग देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बने। कर्मचारी को बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वित्तीय इम्प्लीकेशन है नहीं है, उन मुद्दों का निराकरण नहीं निकल रहा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अधिकारी इस तरह गुमराह कर रहे हैं, कई पदों को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो राज्य के महाविद्यालय 66 कॉलेजेस में अधीक्षक ग्रेड 1 के पद है, वहां से एक बिना कोई पैरामीटर को सेट किए हुए, मापदंड को ना अपनाते हुए, जोर आजमाइश जबरदस्ती में कहना चाहूंगा कर्मचारियों के भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश के लिए उन पदों को वहां से स्थानांतरित किया गया। जबकि ग्रेड 2 के वहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पद है। और आप ये कह रहे हैं कि कॉलेज कैडर से ग्रेड 1 तो वहां है, बिल्कुल ग्रेड 2 के पदों को स्कूलों में ट्रांसफर किया गया, और आप ये चाहते हैं कि ग्रेड 2 भी वहीं रहे। क्योंकि जो ग्रेड 1 का पद है वो राजपत्रित पद है। कर्मचारी जो हमारे लोग हैं, वो 30-35 वर्षों के सेवा काल के बाद इस पद तक पहुंचते हैं। और सरकार इन कॉलेजों में जहां से इन पदों को शिफ्ट किया गया है, किसी कॉलेज में 5,000, 5,500, शिमला के एक्सीलेंस कॉलेज 4,500 की स्ट्रेंथ है, कोटशेरा कॉलेज की 3,500 की स्ट्रेंथ है, आरके कॉलेज की 4,000 की स्ट्रेंथ है, धर्मशाला कॉलेज की 5,500 की स्ट्रेंथ है। कौन से मापदंड अपनाएंगे? मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया था, हमने रिप्रेजेंट भी किया था, माननीय शिक्षक मंत्री महोदय को भी हमने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले पर कर्मचारियों के, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसमें खुद हस्तक्षेप करके हमारे साथ वार्ता की जाए, ताकि हम भी सरकार के साथ पूरा सहयोग देने को तैयार है। अगर रैशनलाइज भी करना है, संस्थानों को चलाना है, स्टाफ की जहां कमी है, हम भी सरकार को सहयोग करने को हम तैयार है। लेकिन जिस तरह बिना मापदंड के इन पदों को समाप्त करने के नाकाम जो साजिश की जा रही है, महासंघ इसका कड़ा विरोध करता है। और आने वाले दिनों में इसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी। जो भी प्रदेश का कर्मचारी कहेगा, इस बारे में हम जरूर निर्णय लेंगे। शिक्षा विभाग के अभी मौजूदा समय में 2 निदेशालय हैं। अब इसका पुनर्गठन की भी बात हो रही है। आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपके महासंघ का? अगर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार शिक्षा के सुधार के लिए जो काम कर रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। जो भी सरकार को लगता है भाई प्रदेश में जो शिक्षा की गुणवत्ता किस तरह अच्छी होगी, उस पर काम कर रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि जो हमारा कैडर है, मिनिस्टर स्टाफ का कैडर, वो संयुक्त रहना चाहिए। बाकी हम सरकार के मुद्दे पर समर्थन करते हैं। आपका दूसरा जो समानांतर संगठन है, वो ये दावे करता है कि असली संगठन वो है। अब कहीं ऐसा लगता है वो इसलिए नहीं बोलते, मुद्दे उठाते, कि उनको ये ना लगे अगर मुद्दे उठाए तो मान्यता आपको ना मिल जाए। आप लोग इसलिए अभी सरकार को सहयोग तो करना चाहिए, इसलिए खामोश है आप लोग भी, क्योंकि
उनको कहीं मान्यता में, तो कहीं मान्यता की लड़ाई में कर्मचारी कहीं हाशिए पर तो नहीं जा रहा है? डॉक्टर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और पहले भी मैंने कहा है, भाई अगर लगता है कि इस कर्मचारी किस संगठन के साथ है, कौन हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सही दिशा में नेतृत्व कर सकते हैं, मैं प्रदेश के कर्मचारी से निवेदन करना चाहता हूं। अगर सरकार को लगता है मित्र लोक ठाकुर के साथ कर्मचारी नहीं है, इनके संगठन के साथ बहुत कम लोग हैं, प्रदीप ठाकुर के साथ बहुत सारे लोग हैं, वो प्रदेश के कर्मचारियों का नेतृत्व कर सकता है। मैं तो कहना चाहूंगा जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, जिस संगठन को भी देनी है। ये आपने आप शुरू से इसकी पैरवी बिल्कुल, करते हैं, लेकिन लेकिन हाँ जी। एक और तीसरा महासंघ है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, वीरेंद्र चौहान इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें बिजली बोर्ड के की यूनियन भी शामिल है। उनको ओपीएस, बिजली बोर्ड का आपसे सवाल इसलिए क्योंकि ओपीएस का सरकार ने 1,36,000 को ओपीएस दे दिया, लेकिन जिन्होंने ये बुनियादी तौर पर इस मुद्दे को लड़ा, वहां तो ओपीएस अब तक बहाल नहीं हो पाई है, वो भी उसी के हिस्से है। एक महासंघ और है, वो बोलते हैं कि दोनों ही महासंघ नहीं है, असली तो हम है। मैं वही तो आप मैंने बार-बार कहा डॉक्टर साहब, भी सरकार को अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से क्या नाम जानकारी जुटानी चाहिए। भी कर्मचारी किसके साथ है? प्रेस में अनाप-शनाप बयानबाज़ी करके समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करके कोई कर्मचारी का नेता नहीं बन सकता है। कर्मचारी के नेता के लिए आपको कर्मचारियों के जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, कर्मचारियों के बीच जाना पड़ता है, कर्मचारियों के बीच जुड़ना पड़ता है। मैंने पहले भी आपसे कहा, मुझे लगभग 25 वर्ष कर्मचारी राजनीति में हो गए, 25-28 वर्ष, और मैं एक छोटे से मेंबर से लेकर आज इस पद तक पहुंचा हूं, और जो मेरा अपना संगठन है उसमें लगभग 40,000 कर्मचारी है। ये प्रदेश सरकार भी जानती है, माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं, और माननीय मुख्य सचिव महोदय भी जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कर्मचारियों की ज्यादा परीक्षा न ली जाए, जल्द से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाए, ताकि कर्मचारियों के जो मुद्दे इसका समाधान। कौन से मुद्दे हैं जो अभी लंबित है, जो आपकी नजर में जो बड़े मुद्दे हैं, जिसका इसलिए समाधान नहीं हो पा रहा क्योंकि जेसीसी नहीं हो पा रही है? डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर लिया है। प्रदेश सरकार के जो 2016 का 2016 का जो वेतन सिक्स पे कमीशन का कर्मचारी को देनदारी जो दे है, उसका निपटारा नहीं हो सका। पूर्व सरकार ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ठाकुर जयराम जी ने। 1-1 2016 में 1-1 2022 को स्केल को हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया, कर्मचारियों की एक एक किस्त 50,000 की दी गई। उसके बाद आज तक जो कर्मचारी को पिछले जो देनदारी है वो लंबित है। इसके लिए हम भी मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं सरकार की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं कर्मचारी हित की हमेशा बात करता रहूंगा। लेकिन अगर सरकार के पास कोई वित्तीय संसाधनों की कमी है, जिस तरह सरकार इस माननीय मुख्यमंत्री मोदी इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कर्मचारी के साथ टेबल टॉक की जाए, संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की जाए, ताकि इन मुद्दों पर चर्चा हो, इसमें क्या निष्कर्ष निकले, जैसे आपने कहा सरकार को पूर्व भी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। पूर्व सरकार तो ये कहती है, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष अब जयराम ठाकुर, वो तो कहते हैं 12,000 करोड़ के वित्तीय लाभ कर्मचारी को दिए। अब तो मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है, भाजपा की नहीं, वो ऐसा वो कहते हैं। चलो ये तो उनकी बात है, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपके सामने मैंने बयान कर दिया, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा भी जो कर्मचारियों को मिलो 50,000 का क्या नाम ये मिला, क्या नाम एरियर। और जो पूर्व सरकार के समय की जो डीए की किस्त थी 1-1-2022, 1-7-2022 और 1-1-2023, ये प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री ये 10 कर्मचारियों को 10,000 दिया। करोड़ से अधिक हाँ, की जी, देनदारियां हैं। हाँ जी। मौजूदा सरकार पूर्व सरकार पर कहती है, पूर्व सरकार मौजूदा सरकार के ऊपर कहती है, तो नुकसान तो कर्मचारियों को हो रहा है, पर कर्मचारी तो कोई बोल नहीं रहा। यही तो दुर्भाग्य है डॉक्टर साहब, जो कर्मचारी विघटन में जो कुछ एक लोग कर्मचारी अपने आप को कर्मचारियों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि मेन जो ये संगठन हमारे इसके साथ जुड़े, ताकि जो कर्मचारियों के मुद्दे जो जिस तरह लंबित है, जिस तरह दोनों सरकारों ने इसको इस ओर कोई ध्यान नहीं, जो पूर्व सरकार आज कह रही है कि हमने कर्मचारियों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो कर्मचारियों के जो वित्तीय लाभ थे वो पूर्व सरकार के समय से ही लंबित है। मैं आपके माध्यम से कहना। एक तरफ सरकार के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, दूसरी तरफ से कुछ अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है, कुछ को री एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। इसमें क्या आपका मानना है? क्योंकि अधिकारी को री एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए आर्थिक कोई संकट नहीं है। दूसरा, आजकल सियासी गलियारों में एक मुद्दा बहुत चर्चा का है कि रिटायरमेंट एज बढ़ रही है। वो भी एक दो धारी तलवार है। एक तरफ, अब आपका क्या मानना है? क्योंकि जो बेरोजगार, जिनको रोजगार नहीं मिला है, वो तो नहीं इस पक्ष के कि रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए, लेकिन आप लोग चाहते हैं, पहले भी मांग रही है कि रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए। डॉक्टर साहब, मेरा कहना है कि जो ये री एम्प्लॉयमेंट है, इसको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। यदि सरकार को लगता है भी उन कर्मचारियों अधिकारियों की जरूरत है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार
कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट एज है इसको 59 या 60 वर्ष करे। और इसमें पहले भी कसरत हुई है लेकिन हो नहीं पाती है। ज़रूर बात होती है, एक समय ऐसा हुआ था कि थोड़ा फाइलों में कसरत होती है, फिर वो दबाव पड़ता है, फिर विथड्रॉ हो जाती है। ये मुझे विश्वास है कि जिस काम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने की जो ठान ली है वो ज़रूर करेंगे। अगर उनके दिमाग में इस तरह का चल रहा होगा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति जो आयु है वो ज़रूर बढ़ेगी। चाहूँगा। पूर्व कर्मचारी नेता है गोपाल दास वर्मा और रोज मोर्चा खोलते हैं सरकार के खिलाफ। हालांकि वो उनका अधिकार है, किस तरीके से वो बात रखते हैं, लेकिन वो कर्मचारियों के मुद्दे उठाते हैं। तो लोग इसलिए भी, कई कर्मचारी इसलिए भी उनको पसंद करते हैं कि कोई तो है जो कर्मचारियों के मुद्दे उठाते हैं। उनके क्रेडेंशियल पे हम सवाल नहीं उठा रहे। यहाँ तो कर्मचारी है कि जिन्होंने बोला, सचिवालय कर्मचारी ने बोला, अब उनके या तो उनको दबा दिया गया है या वो दब गए हैं, कोई ना कोई तो दबाव में है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब, मैं अपनी हम तो बार-बार, मैं तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो कर्मचारियों के मसले हैं, मुद्दे हैं, बार-बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगे हम रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन भी आपके माध्यम से फिर कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाए। इसमें कोई दो राय नहीं डॉक्टर साहब। हिमाचल प्रदेश में जो 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस की जो बहाली हुई है, ये माननीय मुख्यमंत्री की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उन्होंने दी है। और ये भी निवेदन करना चाहिए जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, इनके भी ओपीएस के बारे में जल्द से जल्द इनको इनकी ओपीएस बहाल की जाए, ताकि जो कर्मचारियों में जो जिस तरह उन्होंने पूर्व में आंदोलन में सहयोग किया, उनको भी ओपीएस का लाभ मिल लेकिन सके। बड़ा मुद्दा क्षमा कीजिएगा, आउटसोर्स कर्मचारी, उनका एक बड़ा मुद्दा, आउटसोर्स कर्मचारी का एक बड़ा मुद्दा है। वो हर एक सरकारें आती है, कहती है उनके लिए नीति बनेगी, लेकिन अब उनकी नीति तो बनती नहीं है, लेकिन उनकी छटनी ज़रूर की जाती है। उस पे आपकी महासंघ का, आपके संगठन का क्या व्यू पॉइंट है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी प्रदेश में जो भी भर्तियां हो, पूर्व में हम यही चाह रहे थे, पूर्व हमने अपने डिमांड चार्टर में भी इस बात को रखा है कि जो भी भर्ती हो आउटसोर्स से सारी प्रथा को समाप्त किया जाए और रेगुलर भर्ती जितने भी खाली पद है उस पर नियमित भर्तियां की जाए। एक बड़ा मुद्दा, उस पे भी आपका क्या मानना है महासंघ का? सरकार ने शीतकालीन सत्र में कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़ा एक विधेयक को रेट्रोस्पेक्टिव उसको लागू करने की बात कही गई। हालांकि अभी वो कानून नहीं बना है, अभी वो कानून बनने की प्रक्रिया में है। अगर कानून बन जाएगा तो 2003 से वो लागू हो जाएगा। इससे बहुत सारे कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उनको बहुत नुकसान इसका होगा, खासतौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है। इस पर आपके महासंघ का क्या मानना है? जब विधानसभा सत्र में इस बिल को पास किया गया, मेरा संगठन भी मेरे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से हमने भेंट करी। इस बारे में हमने सरकार से निवेदन किया कि इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। तभी तो मैं कह रहा हूं कि कर्मचारी कुछ मसले ऐसे जो सरकार के लिए भी सकारात्मक हो सकते हैं। जो टेबल संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक होगी, जो ये वाला मसला भी, इसमें भी बहुत सारे हमारे पास व्यू पॉइंट है। इस मसले का समाधान किस तरह हो सकता है। नहीं, विधेयक, अब तो विधेयक पारित हो गया। अब क्या आपका क्या, अब क्या मानना है? क्योंकि विधेयक तो पारित हो गया। हम सरकार से निवेदन करें, गवर्नमेंट इसको रिव्यू कर सकते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी इसको अंतिम और इस पर नहीं लगाई है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसको रिव्यू करें, ताकि कर्मचारी जो अधिकारी है वो सरकार को किस तरह गुमराह कर रहे हैं, इसका समाधान, जितने भी ये मुद्दे हैं कर्मचारियों और जो सरकार के बीच जो विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है, ये अधिकारी आप है ये जो कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों और सरकार के बीच खाई पैदा करने का काम, दरार पैदा करने का काम, वो अफसरशाही कर रही है। अफसरशाही कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से मुद्दे मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा। भाई, जिस तरह आपने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया था, व्यवस्था परिवर्तन में गाड़ियों के काफिले चलते थे, उसको कम कर, लेकिन कुछ एक अधिकारी आज भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अफसरशाही पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास क्या ऐसे तथ्य हैं कि अफसरशाही ही ये ऐसा कर रही है? जब कोई टेबल टॉक हो नहीं रही है, कर्मचारियों को जो जो संगठन है, उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, तो सरकार के समक्ष अधिकारी बात ले जा रहे हैं। तो सरकार के समक्ष अधिकारी ही बातें जा रहे हैं। तो ये अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेता, इनका ये कहना है कि इस वक्त मौजूदा जो हालात है, इसमें सरकार के साथ संवाद होना, वार्ता होना, जिसको जेसीसी कहा जाता है, जेसीसी किसी को भी, इनका ये मानना है, इन्होंने खुली ऑफर दी है कि सरकार को, सरकार चाहे तो अपने तरीके से, अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से पता भी लगा सकते किस संगठन के साथ कर्मचारी है, किसके साथ नहीं है। जेसीसी करे, जो सरकार को लगता है किसी भी धड़े के साथ करे, लेकिन जेसीसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जेसीसी नहीं होगी, कर्मचारियों के मुद्दे नहीं सुलझ पाएंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक जेसीसी करवाती है। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।